हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको पढ़ाया था इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आज निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट बनाना है जिससे निमेटोड का कोई खतरा ना रहे। क्लियर? यानी निमेटोड का खतरा खत्म हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स, कई ऐसे हैं जो निमेटोड पैरासाइट हैं। निमेटोड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में निमेटोहेल्मिन्थीस कह लीजिए या एस्के हेल्मिन्थीस का मेंबर होता है जिसे हम निमेटोड कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोड कहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके, यस। तो नेमाटोड्स पैरासाइट ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन पे, कहीं पे भी पैरासिटिक मोड में पाया जा सकते हैं। ए नेमाटोड नेम इज मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया। एक नेमाटोड है, उसका नाम है मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया। द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, यानी ये टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है और ओवरऑल टोबैको का जो प्रोडक्शन है उसको घटा देता है। ओवरऑल जो टोबैको का प्रोडक्शन है उसे घटा देगा। तो पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट है क्या, कि कौन सा निमेटोड है जो टोबैको के रूट पे अटैक करता है और प्रोडक्टिविटी घटा देता है। तो यस, नेम इज द मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया। ठीक है। ए नोबल स्ट्रेटजी, एक पिक्यूलर स्ट्रेटजी है, वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन which was based on RNA interference। एक नोबेल स्ट्रेटजी है जिसका इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर रिडक्शन से, इस पर्टिकुलर डिजीज से बचा जा सकता है। RNAi एक्चुअल में है क्या, जिसे हम RNA इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी एक RNA जाता है, दूसरे RNA को इंटरफेयर कर देता है, दूसरे RNA के फंक्शन को रोक देता है, दूसरे RNA के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। तो RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। RNAi सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में। अब तक कई सवाल हमने आपसे डिस्कस किए। नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट की अगर हम बात करें तो नेमाटोड जो हैं ये पैरासाइट्स होते हैं कई ऑर्गेनिज्म के ऊपर। प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल में भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी हो सकते हैं। एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया, जो टोबैको प्लांट के रूट में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है और ओवरऑल प्रोडक्शन घटा देता है। अब हमको आपको बता रहे हैं कि एकदम लेटेस्ट डिस्कवरी है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस ऑल यूकैरियोटिक में एज ए सेलुलर डिफेंस पाया जाता है, एज ए सेलुलर डिफेंस, यानी कि नेचर के द्वारा एक डिफेंस सिस्टम है ये। इसमें होता क्या है, एक आरएनए मॉलिक्यूल जाके दूसरे को साइलेंट कर देता है। कैसे होगा हम अभी बात करेंगे। दिस मैथड इन्वॉल्व, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस मैसेज इन्वॉल्व या दिस मैथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। बच्चों आप जानते हैं किसी भी डिजीज को करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है और वो जीन क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, और mRNA क्या बनाएगा, कोई भी प्रोटीन बनाएगा। पूरी बात मैं आपको फिर से बता दूं, कोई जीन है किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी काम के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उस जीन ने क्या बनाना है, उस जीन ने mRNA बनाना है और mRNA बेसिस तौर पे प्रोटीन बनाएगा जो वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, वो फायदा या नुकसान जो भी करे। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, कोई भी जीन है जो डिजीज कॉज करता है, अगर उसके mRNA को ही आगे काम करने से रोक दिया जाए तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। यही तो हो रहा है यहां पे mRNA को साइलेंट कर दिया जाएगा, इसके फंक्शन को आगे नहीं होने दिया जाएगा। यानी दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। ध्यान रखना, आरएनएआई में क्या होता है, यहां पे mRNA के फंक्शन को साइलेंट कर दिया जाता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक है। कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहां पे जाएगा और इस मैसेंजर आरएनए के काम को रोक देगा।
ध्यान रखना, लिखा भी है कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। क्लियर? इस डबल स्टैंडर्ड, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए जाएगा और एमआरएनए को काम को रोक देगा और आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। मैं पुरानी बात फिर से पढ़ रहा हूं, आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्निक है जो सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाई जाती है इन फॉर्म ऑफ सेलुलर डिफेंस, एक सेलुलर डिफेंस के रूप में। दिस मेथड इन्वॉल्व, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में कोई भी डबल स्टैंडर्ड, कोई भी नहीं कहना चाहिए, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए जाता है और पर्टिकुलर टारगेट जो डिजीज है, जो टारगेट एमआरएनए है, इसके फंक्शन को स्टॉप कर देगा, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? पढ़ देता हूं। इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। क्लियर? अब मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा, तब मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। कोई जीन है जो डिजीज कॉज करेगा कल को, टोबैको में वो एमआरएनए बनाएगा और ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा और फिर इनमें इन्फेक्शन होगा। नेचुरली किसी भी तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए लाके इसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, लाके इसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, और अगर जोड़ दिया जाएगा तो आगे फिर एमआरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड का वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और प्रोटीन आगे काम नहीं करेगा। तो पॉइंट क्या था, आरएनएआई एज अ सेलुलर डिफेंस क्या करता है, ये स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग करता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, ये जाके जुड़ जाएगा एमआरएनए से और एमआरएनए अपना काम करना बंद कर देगा, साइलेंट हो जाएगा, ट्रांसलेशन बंद कर देगा, मतलब प्रिवेंट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपको सेंट्रल डॉग्मा की जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अब एक सवाल मन में रह गया है, एक सवाल मन में रह गया है कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा कहां से। अगर हम आपको ये बता दें तो टॉपिक खत्म। मैंने सिर्फ एक लाइन कही है, जो डिजीज करने जा रहा है, इंफेक्शन कॉज करने जा रहा है, उसके भाई वो जीन ही करेगा, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म करेगा, उसमें कोई ना कोई जीन होगा, वो जीन एमआरएनए बनाएगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा, तब इन्फेक्शन होगा। जीन जाएगा अंदर, जाने दो। एमआरएनए जब बने तो उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए भेज के उसके फंक्शन को साइलेंट कर दें। यस, ये मेन फंडा है यहां पे। उसके फंक्शन को अगर साइलेंट कर दिया, किसके फंक्शन को, जल्दी बताएं, किसके फंक्शन को? जी, एमआरएनए के फंक्शन को अगर आप साइलेंट कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व, डिजीज नहीं होगी। यस, अब समस्या है कि सोर्स कहां से लाएं। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन। मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं, पहले अपनी बात पढ़ता हूं। सोर्स ये दो हो सकता है, नंबर 1 एक इधर और एक नंबर 2 इधर। इन्हीं पे जो लिखा है मैं उसी की बात को कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए सेंस एंड एंटीसेंस जीन। देखिए, सेंस एंटीसेंस क्या मतलब होता है, इसको मैं क्लियर कर दूं अभी आपको। देखिए, जो भी डीएनए होता है उसमें सेंस और एंटीसेंस दोनों पार्ट होते हैं। एक सेंस होता है, एक एंटीसेंस होता है। समझ पा रहे हैं? एक कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं पता तो याद रखो। कोडिंग, नॉन कोडिंग, सेंस, एंटीसेंस। क्लियर? तो दोनों ए सेंस एंड एंटीसेंस जीन ऑफ एनी टारगेट जीन। टारगेट जीन का क्या मतलब है, जिसको साइलेंट करना है। मान लीजिए ये एमआरएनए है, इसको साइलेंट करना है, तो इसका जो जीन है वो कौन सा होगा, इसका जो जीन है ये टारगेट जीन होगा। टारगेट जीन जिसको टारगेट करना है, ध्यान रखना। ए सेंस एंड एंटीसेंस जीन ऑफ एनी टारगेट जीन ट्रांसफर्ड इन सेल व्हेन इट फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए and this double standard RNA initiated RNA interference and causes gene silencing। कैसे करेगा, हम आपसे बात करेंगे। भाई, जब ये एंटी सेंस और सेंस दोनों जाएगा तो जब दोनों आरएनए बनाएगा तो आपस में वो जुड़ भी तो जाएगा दोनों पार्ट, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। भाई, अगर ये भी आरएनए बनाएगा और ये भी आरएनए बनाएगा, अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ये बात लिखी है साफ साफ कि दोनों स्टैंड कभी भी आरएनए नहीं बनाता। आपको मैं क्लियर बता दूं, साफ साफ लिखा हुआ है। आपको बहुत अच्छी जानकारी यहां पे होनी चाहिए समझने के लिए। डीएनए का जो दोनों स्टैंड होता है, एक आप एंटीसेंस कह लें, एक आप सेंस वाला कह लें,
वहां पे साफ साफ लिखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि दोनों स्ट्रैंड कभी भी आरएनए नहीं बनाता, और यहां तक लिखा है कि अगर दोनों बना लेगा तो फिर वो फुटाइल हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दोनों बना लेगा, दोनों आरएनए बनाएगा, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा। ये आपस में डबल स्टैंडर्ड हो जाएगी। यहां पे यही हो रहा है, हम वो आरएनए बना रहे हैं, उस जीन्स का आरएनए बना रहे हैं, यानी कि एसेंस एंड एंटीसेंस। ये बात अगर आप समझ पाए हो, अगर डीएनए का दोनों स्टैंड आरएनए बनाएगा तो फिर ऐसा आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन के आएगा। यस, यही बात मुझे आपको बतानी थी। मैं इसी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात कर रहा हूं। बना कहां से है? तो यस, एसेंस एंड एंटीसेंस जीन ऑफ एनी टारगेट जीन ट्रांसफर्ड इन सेल व्हेन इट फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, and this double stranded RNA initiated RNA interference and causes gene silencing। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, डबल स्टैंडर्ड RNA is synthesized artificially बना लें डबल स्टैंडर्ड RNA को, and transferred in a cell with the help of vector, और वेक्टर की मदद से, जिसे आप रेट्रोवायरस कहें या ट्रांसपोजान कहें, इसकी मदद से उस पर्टिकुलर सेल में भेज दें जहां पे RNA आई होगा और जीन साइलेंट हो जाएगा। जरा पढ़े क्या लिखा है, ये दोनों बातें आप खूब अच्छे समझना। सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। एक तो ये हो गया, इन्फेक्शन कराइए। दूसरा, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजान की मदद से दैट रेप्लिकेट एंड वाया आरएनए इंटरमीडिएट। रेप्लिकेशन के द्वारा स्टॉप कर लेंगे। मैंने पूरा डिटेल में आपको बात यहां लिख दी है। सोर्स क्या होगा? एक तो इन्फेक्शन कराएंगे वायरस में, टारगेट जीन को देख करके ला करके इन्फेक्शन कराएंगे। दूसरा, आर्टिफिशियली बना के ट्रांसपोजान के थ्रू ट्रांसफर करा देंगे। दोनों बातें हो गई। एक ये वाला है पहला वाला, और ये सेकंड वाला। डिटेल में मैंने आपको बात बता दी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्लियर कट ये बातें लिखी हैं। क्या लिखा है जरा देखिए। लिखा है कि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसेंस के बारे में बात करने चल रहे हैं। किसके बारे में? एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसेंस के। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। आपको मालूम होगा प्लांट में अगर कोई चीज भेजना है तो एग्रोबैक्टीरियम ही जाएगा। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। चाहे आप ट्रांसपोजन चाहे वेक्टर किसी के थ्रू भेज दीजिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट, ध्यान रखना मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। मतलब क्या है? ये जो हमारा सेंस जीन है, मैं आपको बच्चों दिखा रहा हूं, याद रखिएगा। एक तो हमारा 3 to 5 होता है, एक हमारा एंटीसेंस, मान लीजिए ये वाला हमारा सेंस होता है, दूसरा वाला एंटीसेंस हो जाएगा। ये दोनों से आरएनए बन रहा है, दोनों से बन रहा है, और ये डबल स्टैंडर्ड बनेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोडिंग और नॉन कोडिंग या सेंस या एंटीसेंस दोनों डीएनए का टुकड़ा आरएनए बनाएगा तो वो आरएनए डबल स्टैंडर्ड होना, ये रट लीजिए आज। आगे, these two RNA being complementary to each other formed a double stranded RNA that initiated RNAi। क्या बोलेंगे? that initiated RNAi। तो याद रखिएगा, डीएनए का इंट्रोडक्शन कराएंगे, उस डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसके पास सेंस और एंटीसेंस दोनों। में कम से कम 5 बार ये बात बोल चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। हमेशा डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, ये बात आपको पता है। 3 to 5 वाले से बनता है। किससे बनता है? 3 to 5 वाले से बनता है। ठीक है। और अगर दोनों टुकड़ा डीएनए का बना रहा है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। दैट्स इट। 3 बार बोल चुका, अब नहीं बोलना। मुझे लगता है ये बात आपको याद हो गई होगी। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड इनिशिएटेड आरएनएआई। शॉर्ट में कह के खत्म कर दिया एनसीईआरटी, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। साइलेंस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ऑफ द नेमाटोड। हुआ क्या मैं आपको बताऊं, रियल में अंदर की बात है, इंटरनल बात। जब डिजीज हुई, इंफेक्शन हुआ होगा, एमआरएनए बना, मामला वहीं पे रुका था। हमने टारगेट जीन का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाहर बना लिया या इंट्रोड्यूस करा के बना रहे। अब आगे की कहानी सुनिए, जो यहां पे नहीं लिखा है। सिर्फ यहां पे एनसीईआरटी ने इतना लिखा है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। इसे आप चाहे सेंस एंटीसेंस से बना लें, इससे बना लें, और या तो फिर आर्टिफिशियली बना के डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसफर कर दें। ये एमआरएनए को साइलेंट कर देगा। इतनी बात आपके एनसीईआरटी ने आपको बता दिया।
लेकिन इसके आगे की कहानी भी है सर, इसके आगे भी मामला है। क्या? पहले बात खत्म कर ले। तो या तो आपने वेक्टर से ट्रांसफर किया, अब जीन को ट्रांसफर किया। जब जीन को ट्रांसफर किया तो वहां सेंस और एंटीसेंस दोनों प्रकार के जीन अंदर गए, और जब दोनों जीन अंदर गए तो उन्होंने ऐसा आरएनए बनाया जो कि डबल स्टैंडर्ड है। अब सीधे एनसीईआरटी ने कह दिया कि ये डबल स्टैंडर्ड जाएगा और साइलेंट कर देगा। ऐसा नहीं होता सर, कहानी कुछ और है। आप याद रख लेना, वो अलग बात है। हम पूरी बात यहां पढ़ देते हैं। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। ये एमआरएनए आगे प्रोटीन नहीं बना पाता, साइलेंट हो जाता है इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से। इतनी बात एनसीईआरटी ने कही है। एनसीईआरटी ने कहा कि या तो आर्टिफिशियली डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया, एक तरीका आपकी एनसीईआरटी ने ये कहा कि आप आर्टिफिशियली बना के वेक्टर के माध्यम से भेज दीजिए, या जीन को भेज दीजिए, सेंस और एंटीसेंस टारगेट जीन को भेज दीजिए जो डिजीज कॉज करेगा वहां पे। अब आगे एक्चुअल में ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को एक प्रोटीन है डाइसर प्रोटीन, एनसीईआरटी के बियॉन्ड बात कर रहा हूं मैं, डाइसर प्रोटीन से कट किया जाएगा और ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जिसे कहते हैं एसआई आरएनए, दिस इज शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। क्या कहते हैं? शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। टू दिस, याद रखिएगा, टू दिस, ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये एक टुकड़े को न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, ध्यान रखना, रिमूव वन ऑफ द स्टैंड ऑफ द डबल स्टैंडर्ड। यहां पे ये जो डबल स्टैंडर्ड एसआई आरएनए है, इसका एक आरएनए, आप यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक सिंगल स्टैंडर्ड, यानी ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, इसका एक स्टैंड, इसका जो कंपोनेंट है न्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स बाइंड एंड रिमूव वन ऑफ द स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये इंटरनल बात बता रहा हूं। एसआई आरएनए जो आगे जाएगा इसको बोलते हैं रिस्क। डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बता दूंगा, ये एक कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें से एक टुकड़ा यानी एक स्टैंड गायब कर देगा, और अब ये एक स्टैंड जाके एमआरएनए से जुड़ जाएगा और इसको डबल स्टैंडर्ड कर देगा, जो कि आगे फंक्शन नहीं होने देगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एमआरएनए को साइलेंट कर दिया गया। एमआरएनए को क्या कर दिया गया? साइलेंट कर दिया। किसने किया? अगर आपसे कोई पूछे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने किया, बहुत अंदर से कोई पूछे तो एसआई आरएनए ने किया, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए ने किया। इतना डिटेल में कोई आपसे बात करे तो, बट इतनी डिटेल में आपके पास सवाल ही नहीं है, तो मैं पूरी बात फिर से आपको जल्दी से बता देता हूं। नेमाटोड पैरासाइट मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया रूट ऑफ टोबैको प्लांट पे इन्फेक्शन करता था, प्रोडक्शन घट जाता था। आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक है जो कि सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाई जाती है एज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ला करके जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, जहां पे जो मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया जो डिजीज कॉज कर रहा है, उस वो जब अपने जीन से एमआरएनए बनाता है, उस एमआरएनए को बाहर से लाए गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, या वेक्टर के द्वारा लाए गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, या आर्टिफिशियली बनाए गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए से साइलेंट कर दिया जाता है। ये साइलेंसिंग होती कैसे है, इसके बारे में भी मैंने आपसे थोड़ी बात कर दी। ये साइलेंसिंग होती क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर प्रोटीन से कट किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो एसआई आरएनए बनाता है जिसमें शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। ये शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए रिस्क के द्वारा, एक न्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसके द्वारा इसका एक स्टैंड अलग कर लिया जाता है और दूसरा स्टैंड जाके एमआरएनए से जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है, और एमआरएनए जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का एमआरएनए है वो साइलेंट हो जाता है और डिजीज नहीं हो पाती। मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया अपना काम नहीं कर पाता और प्लांट बच जाता है। ये पूरी डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर इस प्रकार की मैकेनिज्म फॉलो करी जाए तो डिजीज रेजिस्टेंट यानी नेमाटोड से बचा जा सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द आरएनए इंटरफेरेंस। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको बात समझ में आए। ये आपके पास है होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाइसर से कट होगा, मैंने आपको बताया है, एसआई आरएनए बनाएगा और इसका फिर सिंगल स्टैंड जाके एमआरएनए से जुड़ेगा। लिखा भी है कि रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ये ए वाला डायग्राम है। बी, ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डिलीवरेड द इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोबल मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म प्रोटेक्ट किया है? आरएनएआई से किया है। क्लियर? अब दूसरी बात, तो आरएनएआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जरूर आपको समझनी चाहिए। सेकंड, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन।
मेडिसिन में क्या इस्तेमाल है इसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो देखिए यहाँ पे मेडिसिन में क्या इस्तेमाल है, तो पहला आप नोट करें, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन क्या इस्तेमाल है बायोटेक्नोलॉजी का, दवाओं के बनाने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, अगर कोई डिजीज हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई डिजीज हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। साथ ही साथ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन क्षेत्र में। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drug. That's a very important, safe and more effective। बायोटेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से, बायोटेक्नोलॉजी के सिस्टम से जो दवाएं बनती हैं, दैट इज वेरी वेरी सेफ एंड मोर इफेक्टिव। The recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological response as is common in case of similar product isolated from non-human sources। इसका सीधा सीधा मतलब आपको क्या बता दें, recombinant therapeutic drug do not induce unwanted immunological response, सीधे सीधे कहें ना less side effect, छोड़िए less side effect लिखा भी है, प्योर मेडिसिन होती है, सेफ मेडिसिन होती है, मोर इफेक्टिव होती है एंड लेस साइड इफेक्ट। अनवांटेड यानी जैसे आप कोई दवा खाते हैं, तो अगर आप कोई दवा लंबे समय तक खाते हैं तो बाई वन गेट वन होता है, आप दवा तो खाते हैं, आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरी बीमारी इकट्ठा कर लेते हैं, इसीलिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। लेकिन जो दवाएं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के थ्रू बन रही हैं, इन दवाओं की बड़ी खास बात यह है कि ये लगभग प्योर होती हैं, बहुत ही सेफ होती हैं, मोर इफेक्टिव होती हैं और वेरी लेस साइड इफेक्ट होता है। देखिए इतना बढ़िया के बावजूद भी कह रहे हैं वेरी लेस साइड इफेक्ट, मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें 30 वर्ल्ड वाइड, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो 30 ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, और इंडिया में 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। 30 में से 12, या आप ऐसे कह लीजिए 12 में अगर आप देखें तो इंडिया में मार्केट में आपको 12 मिल जाएंगी। तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक ड्रग्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड वाइड। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। इंडिया में 29 में 12 इंडिया में मार्केटेड की जा रही है, यानी मार्केटिंग उसकी हो रही है, अवेलेबल है मार्केट में। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन क्षेत्र में, तो दवाओं को बनाने में, डिजीज का ट्रीटमेंट करने में, डिजीज को डायग्नोस करने में, पहचानने में, एंड ये दवा जो बनती है ये प्योर होती है, सेफ होती है, मोर इफेक्टिव होती है, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होते हैं, मींस लेस साइड इफेक्ट है। 30 मेडिसिन हैं, रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स ड्रग्स हैं जो वर्ल्ड वाइड सोल्ड आउट हो रही हैं, 12 इंडिया में मार्केटेड है, यानी प्रेजेंटली 12 इंडिया में अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, या ऐसे कह लीजिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखिए आज के रेट में आपको पता है कि इंसुलिन या ऐसे मैं कह दूं डायबिटीज बहुत हो रहा है लोगों को, तो इंसुलिन को हमें थोड़ा लार्ज स्केल पे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाना पड़ेगा। एक नॉर्मल बात मैं अपने मन से आपको बता रहा हूं, अभी इसके अंदर की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। अगर कोई भी इंसुलिन लेता है तो वो इन चीजों को मैनेज कर सकता है, डायबिटीज को मैनेज कर सकता है। व्हाट वुड ए डायबिटिक पेशेंट डू इफ एनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। भाई अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट के पास इंसुलिन नहीं उपलब्ध है तो फिर वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। ओके, if you discuss this you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal। वो कहीं और से मांगेगा, किसी और एनिमल से मांगेगा इंसुलिन। would the insulin isolated from other animal be just effective as that secreted by the human body itself and would it not elicit an immune response in the human body। देखिए सर, अगर किसी और के बॉडी से आप इंसुलिन लेंगे तो पक्का वो बात तो नहीं होगी जो अपने बॉडी की है,
लेकिन अगर वो बायोटेक से बनाई जाएगी तो वैसे ही इंसुलिन होगी जैसे हमारी बॉडी में होगी। रीजन क्या है, उसी क्रोमोसोम यानी उसी जीन को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट करके बना लेंगे इंसुलिन। तो सिंपल सी बात है, अगर डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत है तो आप किसी और एनिमल से देंगे, कम पड़ जाएगी तो। लेकिन अगर किसी और एनिमल से देंगे तो पक्का है कि कुछ ना कुछ इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि अपने और पराये में हमारे शरीर को ज्ञान है। नाउ इस वजह से, नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। अगर एक बैक्टीरिया इस चीज को बना के दे दे तो सारी समस्या एक ही बार में खत्म हो जाएगी। यू कैन इजिली ग्रो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच एज इंसुलिन एज यू नीड। अगर बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू कर दे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप इतना लार्ज स्केल पे बना लेंगे जितना आपको जरूरत है। बन भी जाता है। आपको मालूम है कि हमें अभी पढ़ाना भी है आपको, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो जितना हम इंसुलिन चाहें उतना हमको बना के देता है। लेकिन प्रोसेस क्या है सर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी कि बायोटेक का इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल पूछा आपकी एनसीईआरटी ने कि थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल आर नॉट। नो सर, ओरल नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है, आपने पढ़ा है इंसुलिन अगर आप जानते हैं तो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है। और अगर ये पॉलीपेप्टाइड है तो इसका डाइजेशन हो जाएगा सर, और अगर इसका डाइजेशन हो गया तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा शरीर में। इसलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता, इसका इंजेक्शन दिया जाता है, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है शरीर में, पिया नहीं जाता। क्लियर ना? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। अगर कभी भी किसी को प्रोटीन हार्मोन की कमी हो जाए, ये हार्मोन जो अभी हम बात करें प्रोटीन हार्मोन कहिए, या इससे अच्छा सॉरी आप यहां लिखिए इंसुलिन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन नहीं, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए जो कि ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, आपको मालूम होगा। एक्सेस ग्लूकोज को ले जाकर लीवर में स्टोर करा लेता है। इट इज लेस अमाउंट, अगर ये कम हो जाए, कौन? इंसुलिन, अगर इसका लेवल कम हो जाए देन डायबिटीज अकर्स। इसका मतलब क्या होता है? डायबिटीज होगी तो क्या होगा? जो हमारा एक्सेसिव ग्लूकोज होगा वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इन सच कंडीशन इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। और अगर ऐसी समस्या हो जाए, किसी के बॉडी में भी इंसुलिन की कमी हो जाए, जो बॉडी को रेगुलेट करता था, ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता था, आज इंसुलिन की कमी हो गई है तो क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन को यूज किया जाता है। शुरुआत के दिनों में अर्लियर यूज ऑफ डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर हम शुरुआत की एकदम बात करें, एकदम स्टार्टिंग टाइम की बात करें, तो इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता था डायबिटीज के लिए। लेकिन वो आता कहां से था इंसुलिन? पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स पिग, इसका इस्तेमाल करते थे पिग के द्वारा। किससे करते थे? पिग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर शुरुआत के दिनों में किसी को डायबिटीज होता था बच्चों, तो उस समय इंसुलिन दिया तो जाता था, लेकिन वो इंसुलिन कहां से दिया जाता था? स्लॉटर्ड कैटल्स, आपने सुना होगा, स्लॉटर हाउस वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो इन दिस केस स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग, मतलब शुअर को या कैटल्स को मार करके उसका पैंक्रियाज निकाल के उनमें से इंसुलिन निकालते थे। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज्ड सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू फॉरेन प्रोटीन। मैंने पीछे अभी आपसे बात कही थी, फिर पढ़ा रहा हूं। अगर किसी दूसरे एनिमल से इंसुलिन लेंगे तो वो बॉडी में क्या करेगा? एलर्जी कॉज करेगा, रिएक्शंस कॉज करेगा, मना करेगा। ठीक है ना? जैसे पीछे अभी एक सवाल पूछा था, यहां पे मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल be just effective as that secreted by the human body itself and would is not elicit on the immune response in the human body? तो मैंने कहा अदर एनिमल से आप ले सकते हैं, कैटल से ले सकते हैं, पिग से ले सकते हैं, लेने में कोई समस्या नहीं है सर, लेकिन वो रिएक्शंस करेगा, वो एलर्जी कॉज करेगा, वो मना करेगा, वो नहीं चाहेगा कि वो आपके शरीर में कोई दूसरा इंसुलिन आके काम करे। ठीक है, मतलब रिजेक्ट करेगी बॉडी। यस, लेकिन अगर अपना बना ले तो कोई समस्या नहीं है। इंसुलिन की बात करें अगर फिर से एक बार और, यानी मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनिए। फिर से क्या? इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ
टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स। एक सवाल उसके पहले, कौन से क्रोमोसोम के किस नंबर पे जीन पाया जाता है जो इंसुलिन बनाता है? तो यस, इट्स जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये सवाल याद कर लीजिए, जब ये पता होगा तभी तो जीन निकाल पाएंगे। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स चेन ए एंड चेन बी that are linked together by the disulfide bridge. That is very important. आपको चल के डायग्राम में दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा इंसुलिन जीन है, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। और ये इंसुलिन जीन ने क्या बनाया? एमआरएनए बनाया। और इस एमआरएनए ने चेन ए बनाया, चेन बी बनाया और चेन सी बनाया। ये हमारा प्रो इंसुलिन है। क्या है ये? प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में 3 चेन होती है। आप देखिए यहां पे लिखा है प्रो इंसुलिन। मैंने बस कुछ नहीं किया है, इसके पीछे की घटना आपको याद दिला दी। इसके पीछे क्या है भाई? इसको किसी ना किसी जीन ने बनाया होगा। दिस इज नोन एज इंसुलिन जीन। और ये इंसुलिन जीन किस क्रोमोसोम नंबर से आया होगा? क्रोमोसोम नंबर 11। किससे आया? 11। बस इतनी बात याद रखना। तो अब आगे की बात करें बच्चों। ये इंसुलिन जीन ने क्या बनाया? ये बनाया प्रो इंसुलिन। क्या बनाया? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में कितने पेप्टाइड्स हैं? ये ग्रीन वाला जो है वो ए पेप्टाइड है, ये ब्लू वाला है जो बी पेप्टाइड है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए वाला क्या है? ऊपर हो गया, ये ऊपर देखिएगा। ये आपका चेन ए क्या है? चेन ए छोड़ो, बताएं जल्दी से। चेन ए वाला क्या है बताएं। ये देखिए, दिस इज प्रो इंसुलिन बी, इसको लिख रखा है। आप देखिए, इस वाले को कहा, ग्रीन वाले को बी यहां पे, ठीक है, और ब्लू वाले को क्या कहा? ए कहा। यहां पे भी तो ऐसे ही होगा, ये ए होगा, ये आपका बी हो जाएगा। जैसा है उससे कलर से कोई मतलब ऐसा सच है नहीं, ठीक है। तो एक आपका हो गया ए और ये दूसरा हो गया बी, ठीक। और ये जो ब्लैक कलर से, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, जो बन के आया है। तो बच्चों बोलना यहां पे ये है कि प्रो इंसुलिन में कितने हैं आपके पास? चेन ए, चेन बी एंड चेन सी। प्रो इंसुलिन में इतनी बात चल के पीछे पढ़ के आते हैं। यस, हमने कहा इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स चेन ए चेन बी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन like a pro-enzyme या pro-hormone also need to be processed before it become fully mature and functional hormone। देखिए, मैमल्स में जो ह्यूमन इंसुलिन बन रहा है, पहले ये प्रो हार्मोन के रूप में बनेगा। जैसे प्रो एंजाइम होता है, तो ये क्या करेगा? प्रो एंजाइम पहले प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद ये फुल्ली फंक्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है? ये जो प्रो एंजाइम है ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच रखता है, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। तो जो हमारा प्रो एंजाइम है, जिसे हम प्रो एंजाइम या प्रो हार्मोन कहेंगे, ये प्रो हार्मोन जो है, ये या लिखा है प्रो इंसुलिन, ये सी पेप्टाइड रखता है, ए पेप्टाइड रखता है और बी पेप्टाइड रखता है। क्लियर? ये देखिए, चेन ए के पास 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन बी के पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं और इंसुलिन के पास 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। यह बात याद रख लीजिएगा। और कभी एग्जाम में आज तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन चेन सी के पास 33 अमीनो एसिड होते हैं, यह भी आप नोट कर लेना। तो प्रो इंसुलिन में चेन ए, चेन बी और चेन सी है। अब हम करने क्या चल रहे हैं? हम मैचुरेशन करने चल रहे हैं, या हम कहें एक नई प्रोसेस से गुजरने चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे आप इसको? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? फ्री सी पेप्टाइड, यानी सी पेप्टाइड यहां से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और ओवरऑल डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेना। ये देखिए, ये हमारा इंसुलिन है, ये हमारा इंसुलिन है, और दोनों चेन ए और चेन बी आपस में, आप बीच में देख लीजिए, डाइसल्फाइड लिंकेज आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? डाइसल्फाइड लिंकेज दिखना चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको डाइसल्फाइड लिंकेज यहां पे दिखे, और दिखना भी चाहिए। तो ये हमारा था इंसुलिन जीन। इंसुलिन जीन ने बनाया एमआरएनए, और उसने बनाया एक प्रो इंसुलिन जिसमें 3 चेन है हमारे पास, और उसके बाद ये प्रो इंसुलिन फ्री सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा, फ्री सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है, और एक इंसुलिन हमारे पास एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा, और अब इस इंसुलिन का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लियर? चलिए वापस आते हैं, अब आगे बात पूरी कर ली जाए यहां पे कि दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इट्स रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैचुरेशन इनटू द इंसुलिन। तो जब प्रो इंसुलिन का प्रोसेसिंग होता है या मैचुरेशन होता है तो सी पेप्टाइड अलग हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। कहा द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज यूजिंग आरडीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मैच्योर फॉर्म। जब पूछा गया कि मेन चैलेंज क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद इंसुलिन को असेंबल फॉर्म में मैच्योरेशन करना ये सबसे बड़ा टास्क था। ये सबसे बड़ा टास्क था। जब इली लिली कंपनी ने इसको बनाया तो उसके लिए सबसे मुश्किल क्षण यही था। यस बच्चों, तो द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन मैच्योर फॉर्म। यानी इन दोनों को जोड़ना, डाइसल्फाइड लिंकेज को यानी सल्फाइड बॉन्ड को जोड़ना, यह सबसे टफ काम था। नेक्स्ट देखते हैं, इली लिली कंपनी, ये कंपनी थी 1983 में इसने काम किया। इन 1983 कंपनी क्या थी, बड़ा खूबसूरत नाम है, इली लिली। कौन सी कंपनी थी? इली लिली। ठीक है, अमेरिका की कंपनी थी। प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग ए एंड बी। वही बात जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था, 2 डीएनए सीक्वेंस, एक ए और एक बी, क्रोमोसोम नंबर 11 की बात थी। ठीक है, और क्या किया, चेन, ध्यान रखना ये दोनों चेन हो गया। तो डीएनए सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड इकोलाई। और कहां इंट्रोड्यूस कर दिया? इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया। वहां पे क्या बना? इंसुलिन की चेन बन गई, चेन ए बन गई और चेन बी बन गई। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये इंसुलिन की चेन हो गई। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, ये अलग अलग बनी। कहां बनी? सेपरेटली। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर ह्यूमन इंसुलिन। और इन दोनों को अलग अलग कर लिया, और जब अलग अलग कर लिया तो इनमें डाइसल्फाइड लिंकेज की बात करी, और डाइसल्फाइड लिंकेज से दोनों चेन को जोड़ दिया। फिर से सुनिए, जब अमेरिकन कंपनी इली लिली कंपनी ने इसको बनाना शुरू किया तो उसने जीन ए और बी दोनों जीन को निकाल लिया, डीएनए सीक्वेंस को निकाल लिया और बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट कर दिया। बैक्टीरिया में वो क्या देखते हैं कि चेन ए और चेन बी सेपरेटली बन गए। कहां बन गए? सेपरेटली। पूरी बात एक बार और बताना चाहूंगा। ये जीन निकाला, दिस इज द जीन ए, ये चेन ए का जीन था ये, और दूसरा वाला चेन ये जीन था। ठीक है, इसको कहां इनकॉर्पोरेट किया? इसको बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट किया। बैक्टीरिया का नाम आपको पता है, इकोलाई। और दे विल गेट, उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला 2 चेन सेपरेटली। दिस इज चेन ए एंड दिस इज चेन बी, सेपरेटली, सेपरेट रहेंगे दोनों। अब यहां पे क्या किया? फाइनली उन्होंने करा क्या, यहां पे सल्फर लिंकेज कर दिया, यानी डाइसल्फाइड लिंकेज कर दिया, और इस प्रकार से उन्हें इंसुलिन मिल गया। क्लियर बच्चों? यस, चेन ए एंड बी सेपरेटली मिला और एक्सट्रैक्ट किया अलग अलग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग कर दी और ह्यूमन इंसुलिन आपको ऑब्टेन्ड हो गया। ये पूरी बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार से एनॉर्मस ढेर सारा इंसुलिन बना लिया और सारी समस्या इंसुलिन की समाप्त हो गई। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, जीन थेरेपी। अगर आपको मेरी पूरी बात पीछे की समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस जो अब तक आए हैं वो आप लगा लें, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की बात हो। शुरुआत से आज हमने जितनी बात करी आपको बता दूं, पहले हमने नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट की आरएनएआई की बात करी, फिर हमने बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन की बात करी, और फिर हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करी। अब आगे अगला पार्ट हमारा क्या है? जीन थेरेपी। ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। इफ ए पर्सन, याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन कोई भी पर्सन मान लीजिए है और वो बॉर्न होता है एक हेरिडिटरी डिजीज के साथ, एक ऐसी बीमारी के साथ जो अनुवांशिक है, कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज?
तो मान लीजिए कोई पर्सन पैदा होता है और जब वो बॉर्न होता है तो उसको बचपन से हेरिडिटरी डिजीज है, अनुवांशिक डिजीज है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवांशिक, बाय बर्थ। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। उस जीन थेरेपी के द्वारा, जीन को बदलने के द्वारा ऐसा कुछ फंक्शन होगा, अभी हम आपको समझाएंगे। जीन थेरेपी से इस करेक्शन को दूर किया जा सकता है। जीन थेरेपी इज कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन of a gene defect that have been diagnosed in child या embryo. Here gene are inserted into a person cell and tissue to treat a disease. मान लीजिए भाई कोई भी जीन अगर है और किसी के जीन में डिफेक्ट हो गया तो उस जीन डिफेक्ट को रिमूव करना, उस जीन डिफेक्ट को खत्म करना, उसको कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर डिजीज जीन के डिफेक्ट को करेक्ट करते, उसको डायग्नोस करते हैं उस चाइल्ड में, उस एम्ब्रियो में। अगर एम्ब्रियो लेवल पे ट्रीट कर दें तो बहुत अच्छा है, सोच पा रहे ना। तो अगर कोई बच्चा बाय बर्थ डिजीज उसको है तो उसको जीन थेरेपी से खत्म किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। होगा क्या यहां पे, जीन आर इंसर्टेड इन ए पर्सन। मान लीजिए कोई जीन एक्स है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म में कोई एक्स जीन है और इस एक्स जीन में डिफेक्ट हो गया। अगर इस एक्स जीन में डिफेक्ट हो गया और ये शुरुआत के टाइम पे पता चल जाए तो उस सेल में, उस टिश्यू में या उस ऑर्गन में करेक्ट एक्स जीन को इंट्रोड्यूस कर देना, दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी। Correction of a genetic defect involve delivery of a normal gene into individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional gene. आप मेरी बात समझ गए। ये X जीन क्या है, ये नॉर्मल जीन है, ये क्या है, नॉर्मल जीन है, और ये X वाला क्या है, डिफेक्टिव जीन है। दिस X जीन इज नॉर्मल जीन और ये वाला कौन सा है, डिफेक्टिव है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन। यहां पे क्या किया गया, नॉर्मल जीन की डिलीवरी करी गई। कहां पे, एम्ब्रियो में या इंडिविजुअल में। और जैसे ही ये नॉर्मल जीन पहुंचेगा, ये नॉर्मल जीन इस पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेगा। बात को ध्यान से समझना, ये नॉर्मल जीन आगे की सारी मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा। लिखा है ना कि टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कंपनसेट द नॉन फंक्शनल, और ये नॉन फंक्शनल का काम जो नहीं कर पाता था अब नॉर्मल वाला अच्छे से काम करेगा। क्लियर हो गई बात, आगे अभी और समझाएंगे इसमें। ऐसे ही क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई 1990 में, 1990 में। एक 4 साल की बच्ची थी, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल, उसको एक बीमारी थी, दिस इज नोन एज एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी थी उसको। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। उससे एडीए डिफिशियंसी थी। एडीए डिफिशियंसी मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। अब एक बात बताओ, एडेनोसिन डीएमिनेज को किसी ना किसी जीन ने बनाया होगा भाई। अगर ये एंजाइम है, मान लीजिए एडीए एक एंजाइम है, अगर ये एंजाइम है तो डेफिनेटली इट फॉर्म्स बाय, मान लीजिए ये कोई एक्स जीन है जिसने इसको बनाया हो, तो अगर यही एक्स जीन उसके बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है ये समस्या खत्म हो जाएगी। यही तो हुआ रहा होगा। बट पहले ये जाने कि एडीए करता क्या है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये एंजाइम क्या करता था, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी था। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। ये डिसऑर्डर क्यों हुआ था, क्योंकि भैया ये डिसऑर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि डीएमिनेज या एडेनोसिन डीएमिनेज जीन डिलीट हो गया था। एडीए डिफिशियंसी क्यों हुई उस 4 साल की बच्ची में, क्योंकि उसमें एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन डिलीट हो गया था। अब स्टॉप करते हैं इस पॉइंट को, फिर से बात करेंगे अभी आगे। लिखा क्या है, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। हमने थोड़ा डिटेल में लिखा है कि कैसे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है ये। तो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल
टी लिम्फोसाइट फ्रॉम बोन मैरो सेल। एक्चुअल में ये जो एडेनोसिन डीएमिनेज है ये बोन मैरो सेल से टी लिम्फोसाइट बनाने के लिए कहता है। अगर ये टी लिम्फोसाइट बनाएगा तो आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यूनिटी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अब बात पूरी हो गई। अगर किसी बच्चे में एडीए का डिफिशियंसी है, एडेनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी है, तो उसकी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाएगी। ऐसे केसेस में क्या करेंगे? इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ बच्चों में अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन ही कर दिया जाए, भाई टी लिम्फोसाइट्स को कौन बनाता था? बोन मैरो। अगर बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांटेशन कर दें तो भी समस्या खत्म हो सकती है। कुछ जगह बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई, ये जो एंजाइम था, एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर दें इंजेक्शन के द्वारा, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन। भाई एक तरीका तो क्या है? बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दें। भाई अगर एडीए जीन नहीं डाल पा रहे हैं तो हमको पता है कि एडीए जीन के इन्फ्लुएंस में बोन मैरो टी लिम्फोसाइट बनाता है, तो बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। बट ये इतना आसान नहीं जितना आसान बोलने में लग रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देंगे तो बन जाएगा टी लिम्फोसाइट। एक तरीका तो ये है। दूसरा, भाई एडीए जो काम करता था, एडीए जीन था, ये क्या बनाता था? एडीए एंजाइम। तो नया एंजाइम ही इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन उसकी सबकी एक लिमिट तो है। आपको पता है भाई, आप इंजेक्शन से एडीए डाल दोगे, 2 4 10 दिन 15 दिन 6 महीने 1 साल चलेगा, बस 2 साल चलेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। आप चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, 4-6 साल में भी खत्म हो जाएगा, 2 साल में 6 महीने में जितने में भी खत्म हो जाए। और अगर आप दूसरा इंजेक्शन देते हैं एडीए का तो भी परमानेंट इलाज नहीं है। तो अगर दोनों तरीका ठीक है, कुछ समय के लिए मौत को टाला जा सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ना तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट इलाज है और ना एडीए का इंजेक्शन देना परमानेंट इलाज है। इलाज क्या है सर? जीन ही चाहिए होगा। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, अगर हम पहला कदम बढ़ाएं जीन थेरेपी की तरफ, एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट, ध्यान से सुने, lymphocytes from the blood of the patient are grown in culture outside the body. lymphocyte grow कराएंगे outside the body। अब क्या होगा? a functional ADA, this is called cDNA, using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes। जो लिम्फोसाइट्स को आपने बाहर निकाला था, उसी लिम्फोसाइट्स में एक फंक्शनल cDNA ये रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से इंट्रोड्यूस करेंगे, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। ये पेशेंट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, द पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। भाई आपने ये लिम्फोसाइट लिया और इस लिम्फोसाइट में आपने क्या डलवाया? एक एडीए, ध्यान से समझिएगा, एडीए cDNA इंट्रोड्यूस किया। अगर आपने ये लिम्फोसाइट में एडीए cDNA इंट्रोड्यूस किया बाया वेक्टर की मदद से, अब इसको क्या करेंगे? इस cDNA को कहां ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे पेशेंट की बॉडी में। कहां ले जाएंगे? पेशेंट की बॉडी में। और अगर पेशेंट की बॉडी में ले जाएंगे तो भैया 4-6 महीने में, 8 दिन में, 10 दिन में, 3 महीने में लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन खत्म होगा। और जब लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन खत्म होगा तो आपको दोबारा फिर ये काम करना पड़ेगा। लिखा भी है साफ साफ यहाँ पे, क्या लिखा है कि एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, ये सेल्स अमर तो है नहीं, द पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। इसीलिए उस पेशेंट को लगातार, यानी थोड़े थोड़े समय के बाद ये एडीए cDNA, एडीए cDNA मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज का cDNA रेट्रोवायरस को इस्तेमाल करके बार बार लिम्फोसाइट में इनकॉर्पोरेट करके आपको उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर डालना पड़ेगा। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। हाउएवर, इसलिए इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स producing aDNA is introduced in the cell at early embryonic stage, it could be permanent cure। अगर जीन बोन मैरो सेल से ऑब्टेन करके और एडीए जो कि बना रही हो
उनको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर डाल दिया जाए, शुरुआत के स्टेज पे, स्टेम सेल्स के स्टेज पे डाल दिया जाए, तो ये एक परमानेंट इलाज हो सकता है। ये आपका एक परमानेंट इलाज संभव है। तो यस, एक बार हमने डायग्राम से बात करी, वो देखें। अगर परमानेंट क्योर करना है तो दिस जीन ट्रांसफर शुड बी एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। होगा क्या? कोई अफेक्टेड चाइल्ड है या पर्सन है, बोन मैरो सेल्स आर टेकन आउट, ली जाएं, एडीए जीन ट्रांसफर किया जाए वाया रेट्रोवायरस, सिलेक्शन किया जाए रिकॉम्बिनेंट्स का, कल्चर किया जाए, यानी सम सेल्स आर मेंटेन इन द कल्चर, और उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। देखिए, बोन मैरो सेल्स को लगातार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बोन मैरो सेल्स को, यानी बोन मैरो सेल को निकाला गया किसी पर्सन से, अफेक्टेड चाइल्ड से, उसमें एडीए जीन को ट्रांसफर किया गया। कौन से जीन को ट्रांसफर किया गया? बताना बच्चों। यस, कौन से जीन को ट्रांसफर किया गया? एडीए जीन को ट्रांसफर किया गया। बोन मैरो जो कि क्या बनाती थी? टी लिम्फोसाइट बनाती थी। क्या बनाती थी? टी लिम्फोसाइट। इसी, और ये कहां से निकाला गया? अफेक्टेड चाइल्ड से निकाला गया। कौन निकाला गया? बोन मैरो। अब इस बोन मैरो में क्या इंट्रोड्यूस किया? एडीए जीन को इंट्रोड्यूस किया। किसको? एडीए जीन को इंट्रोड्यूस किया। और एडीए जीन को जब इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट जो अच्छा वाला है उसको सेलेक्ट किया, उसका कल्चर किया। क्या किया? कल्चर किया और इंट्रोड्यूस करा दिया कहां? अफेक्टेड चाइल्ड में। लेकिन ये प्रोग्राम आपको हमेशा करना पड़ेगा, ऑलवेज करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से क्लियर कट आपको पूरी बात एक बार फिर से बता दूं, जिससे आप बिल्कुल बोर ना होते हुए हमारी बात समझ पाए। क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है सर। एक अफेक्टेड चाइल्ड है या पर्सन है, उसकी बोन मैरो सेल निकाल ली, क्योंकि एडीए जीन उसके पास नहीं है उसमें, और वो टी लिम्फोसाइट नहीं बना पा रहा है। एडीए जीन इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया रेट्रोवायरस की मदद से। किसकी मदद से? रेट्रोवायरस की मदद से। ढेर सारा, अच्छा, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कर लिया गया। आपको पता है सिलेक्शन कैसे करते हैं, सेलेक्टिव मार्कर की मदद से करते हैं। उसको कल्चर किया गया और कुछ सेल्स हमेशा कल्चर में बचा के रखी रहीं और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये कुछ दिन चलेगा, फिर थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे एडीएनए, यानी ये सेल हमेशा फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे। लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। अगर इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं तो किस समय इंट्रोड्यूस करें? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर दें, परमानेंट इलाज हो जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें, एडीए डिफिशियंसी ट्रीटमेंट। जो एडीए डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट है, ये कितने तरीके से हो सकता है? तो भैया इसके होने के भी बड़े बेसिक और बड़े क्लियर कट फंडे हैं। वो क्या? एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी, बोन थेरेपी और जीन थेरेपी। यानी हमने कहा एंजाइम का रिप्लेसमेंट करा दो, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करा दो, जीन की थेरेपी करा दो, यानी जीन इंट्रोड्यूस करा दो। अगर परमानेंट क्योर चाहते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जीन थेरेपी कराएं भैया। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर जीन थेरेपी। हमने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बात करी, हमने नेमाटोड नेमाटोड रेजिस्टेंट के बारे में बात करी, एडीए डिफिशियंसी ट्रीटमेंट के बारे में बात करी। तो ये पूरा पार्ट हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये हम लोग अगले वीडियोज में बात करेंगे। थैंक यू।